नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। गृह मंत्री अमित शाह के तमिलनाडु दौरे का दूसरा दिन आज पोंगल महोत्सव में होंगे शामिल। राज्य में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बेहद अहम है ये दौरा। भारतीय तटरक्षक को मिलेगा अत्याधुनिक स्वदेशी पोत। गोवा में समुद्र प्रताप का जलावतरण करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उन्नत तकनीक और सेंसर से लैस है समुद्र प्रताप। कई राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में चुनाव आयोग की अहम बैठक आज। विधानसभा चुनाव के चरणों और अन्य अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य उच्च अधिकारी होंगे शामिल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक आज। वेनेजुएला में अमेरिकी ऑपरेशन पर होगी चर्चा। भारत का वेनेजुएला के लोगों की भलाई और सुरक्षा पर जोर। और खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की शुरुआत आज से। केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव में 11 जनवरी तक होगा आयोजन। देश भर से खिलाड़ी होंगे शामिल। सभी खबरों को विस्तार के साथ जानते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के तमिलनाडु दौरे का आज दूसरा दिन है। इस दौरान अमित शाह कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। अमित शाह तिरुचिरापल्ली में अरुलमिगु अरंगनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और फिर पोंगल फेस्टिवल में शिरकत करेंगे। इससे पहले दौरे के पहले दिन अमित शाह ने तिरुचिरापल्ली के पुदुकोट्टई में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन के राज्यव्यापी राजनीतिक अभियान के समापन समारोह को संबोधित किया था। इस साल तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके लिए बीजेपी ने पूरे जोर शोर से प्रचार प्रसार का अभियान शुरू कर दिया है। स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में शामिल होने जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समुद्र प्रताप को गोवा में तटरक्षक बल के बेड़े में शामिल करेंगे। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री गोवा पहुंच चुके हैं। ये पोत गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित है। इसे विशेष रूप से समुद्री प्रदूषण नियंत्रण और आपदा प्रतिक्रिया के लिए तैयार किया गया है। स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप प्रदूषण नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाएगा ही, लेकिन इसके साथ साथ यह अत्याधुनिक हथियारों से भी लैस है। इस पोत में कई उन्नत तकनीकें और सेंसर भी लगाए गए हैं। रक्षा मंत्री ने गोवा पहुंचने के बाद शिप बिल्डर्स के अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित भी किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि रक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए हमें इस बदलते परिदृश्य के अनुरूप ढलना होगा। हमें अपने प्रतिद्वंद्वियों पर बढ़त हासिल करने के लिहाज से जहाज़ों को अत्याधुनिक उपकरणों, AI सक्षम रखरखाव और साइबर सुरक्षित प्लेटफॉर्म से लैस करने पर अध्ययन केंद्रित करना होगा। डिफेंस के क्षेत्र में जिस तरह से टेक्नोलॉजी का महत्व बढ़ रहा है, इससे भी आप सभी अच्छी तरह से परिचित हैं। आने वाले समय में हमें उस बदलते हुए स्वरूप के अनुसार खुद को भी बदलना होगा। हमें स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट से लैस शिप्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड मेंटेनेंस और साइबर सिक्योर प्लेटफॉर्म पर भी फोकस करना होगा, ताकि हम अपने एडवर्सरीज के मुकाबले एज हासिल कर सकें। मुझे पूरा विश्वास है कि जीएसएल इस ट्रांसफॉर्मेशन में भी लीडरशिप दिखाएगा। इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव आयोग आज दिल्ली में एक अहम बैठक करने जा रहा है। इस बैठक में पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में विधानसभा चुनाव कितने चरणों में हो, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए कितनी फोर्स की जरूरत होगी, इस तरह के विषयों पर गहनता से चर्चा होगी। उधर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल और अन्य उच्च अधिकारियों के साथ बैठक काफी अहम मानी जा रही है।
सीईओ ने सवाल उठाया है कि अगर अन्य राज्यों में एक चरण में चुनाव हो सकते हैं तो पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं। सीईओ के इस रुख ने इन अटकलों को जन्म दे दिया है कि राज्य का चुनाव कार्यालय एक ही चरण में मतदान कराने पर विचार कर रहा है। सीईओ कार्यालय के सूत्रों के अनुसार पिछले लोकसभा चुनाव में 8 चरणों में मतदान कराने के लिए केंद्रीय बलों की 1000 कंपनियों की जरूरत पड़ी थी और ऐसे में चुनावी हिंसा झेलने वाले इस राज्य में यदि एक ही चरण में चुनाव कराना हो तो सुरक्षा बलों की संख्या 2 गुना करनी होगी। आयोग इस बात का भी विश्लेषण करेगा कि पिछले विधानसभा या फिर लोकसभा चुनाव में जिन केंद्रों पर 80% से अधिक मतदान हुआ था वहां सुरक्षा बलों की तैनाती का खाका कैसा हो और इसके साथ ही जहां किसी एक उम्मीदवार को कुल पड़े वोटों का लगभग 70 से 75% मिला हो वहां सुरक्षा बलों की कितनी जरूरत है, इस पर भी विचार और चर्चा होगी। चुनाव आयोग की पैनी नजर संवेदनशील बूथों पर बनी हुई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले नंदीग्राम में जीत के साथ भाजपा ने नए साल में अपना खाता खोल लिया है। नंदीग्राम की गांगड़ा सहकारी कृषि विकास समिति के चुनाव की सभी 9 सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। तृणमूल कांग्रेस ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ा था लेकिन वो एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हो सकी। सहकारी विकास समिति के कुल 543 मतदाताओं में से 438 लोगों ने मतदान किया था। भाजपा इस चुनाव परिणाम को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एक शुभ शुरुआत के रूप में देख रही है। गौरतलब है कि 2021 के चुनाव में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगभग 2000 वोटों से हराया था। सुवेंदु अधिकारी ने पहले ही घोषणा कर रखी है कि इस साल नंदीग्राम में जीत का अंतर 20,000 से ज्यादा का होगा। वहीं इस हाई वोल्टेज सीट से अभिषेक बनर्जी ने भी घोषणा की है कि अगर पार्टी चाहेगी तो वो उम्मीदवार बनेंगे और यही कारण है कि सहकारी विकास समिति के चुनाव में तृणमूल को 0 पर समेटने के बाद भाजपा खेमा काफी उत्साहित है। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र के पहले दिन उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना का अभिभाषण होगा और इसके बाद 30 मिनट का ब्रेक होगा। इस दौरान राष्ट्रगीत के बाद सदन की कार्यवाही विधिवत रूप से शुरू की जाएगी। इस बार सत्र में कैग की कई अहम रिपोर्ट्स सदन के पटल पर रखी जाएंगी, जिसमें शीश महल के मुद्दे पर पेश होने वाली कैग रिपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण होगी। दरअसल ये मामला दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित आधिकारिक निवास के रिनोवेशन से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर रही है। बीजेपी का आरोप है कि इसके रिनोवेशन के दौरान लगभग 70 से 80 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जो कि दिल्ली की जनता की खून पसीने की गाढ़ी कमाई का हिस्सा है। शीतकालीन सत्र के दौरान शीश महल के अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स विधानसभा के पटल पर रखी जा सकती हैं। इन रिपोर्ट्स में दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार, विश्वविद्यालयों के संचालन में गड़बड़ियां, मोहल्ला क्लिनिक और स्कूलों में क्लासेस के निर्माण से जुड़े मामलों की भी जांच शामिल है। मौजूदा रेखा सरकार का मानना है कि तत्कालीन अरविंद केजरीवाल सरकार के कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण महकमों में गड़बड़ियां हुई हैं, जिस पर एक एक करके रिपोर्ट रखी जा रही है। रुक करते अगली खबर का, आपको बताएं कि धर्मशाला रैगिंग मामले में देर से ही सही आखिरकार सुक्खू सरकार की नींद टूटी है। धर्मशाला कॉलेज में छात्रा के साथ रैगिंग और यौन प्रताड़ना के मामले में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कार्रवाई का आदेश दे दिया है। मुख्यमंत्री ने इस मामले में सवाल उठने के बाद आरोपी प्रोफेसर को तुरंत निलंबित करने के आदेश जारी किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि में इस तरह की घटनाएं शर्मसार करती हैं। धर्मशाला के जो बेटी ने वो जो बयान दिया, मैंने उसके आधार पर आज फैसला किया है कि जिस प्रोफेसर का नाम लेकर उसने बयान दिया है उसको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया जाएगा। अभी जाते ही उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा और उसकी इंक्वायरी को भी मैंने कहा कि उसकी इंक्वायरी पूरी कॉल डिटेल के साथ लगाई जाए, क्योंकि जब बेटी का बयान वीडियो पर आ रहा है तो उस दृष्टिकोण से जो भी उसमें सम्मिलित होगा उसके खिलाफ हमारी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी।
वहीं इस मामले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने भी कड़ा संज्ञान लिया है। यूजीसी ने इस पूरे मामले में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन कर दिया है। इस कमेटी को धर्मशाला कॉलेज की एंटी रैगिंग कमेटी के कामकाज की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। ये कमेटी जांच करेगी कि कॉलेज ने अपने स्तर पर रैगिंग गतिविधियों को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होंगे। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स एक। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1,12,00,000 से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एनसीसी यानी कि राष्ट्रीय कैडेट कोर गणतंत्र दिवस शिविर 2026 का आयोजन दिल्ली कैंट स्थित करियप्पा परेड ग्राउंड में किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज इस कैंप में शामिल होंगे। इस शिविर का उद्देश्य गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी में होने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से देश की समृद्ध संस्कृति से परिचित कराना है। इस शिविर में देश भर से कुल 2406 एनसीसी कैडेट्स हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 898 लड़कियां शामिल हैं। इस वर्ष जम्मू कश्मीर और लद्दाख से 127 कैडेट्स और पूर्वोत्तर क्षेत्र से 131 कैडेट शिविर में भाग ले रहे हैं। इसके साथ ही यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत 25 मित्र देशों के कैडेट्स और अधिकारी भी समारोह का हिस्सा बन रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस समय फ्रांस और लग्जमबर्ग की अपनी महत्वपूर्ण 6 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। आज उनके पेरिस में उच्च स्तरीय बैठकों का दूसरा दिन है। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य अगले महीने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की प्रस्तावित भारत यात्रा की रूपरेखा तैयार करना और द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई प्रदान करना है। विदेश मंत्री ने अपने फ्रांसीसी समकक्ष जीन नोएल बैरोट के साथ बैठक करेंगे, जिसमें वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद उपजे वैश्विक तनाव पर गहन चर्चा की जाएगी। इसके अलावा वो 31वें फ्रेंच एम्बेसडर कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और भारत में होने वाले एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की तैयारियों पर भी बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की। इसका मकसद था प्रोजेक्ट्स में देरी की वजहों का पता लगाकर उसका समाधान निकालना। इस पहल की 50वीं बैठक हो चुकी है और 85 लाख करोड़ की 3,300 से ज्यादा परियोजनाओं को जल्द पूरा किया गया है। प्रगति की ये पहल कैसे कमाल कर रही है, इसी पर हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति 850 विकास को गति। मातृत्व, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण को मजबूती देने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना देश भर की करोड़ों माताओं के लिए सहारा बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति यानी कि प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन की बैठकों ने इसे नई गति प्रदान की है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आज तकनीक, पारदर्शिता और समयबद्ध सेवाओं के साथ देश की माताओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है और उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त भी बना रही है। मातृत्व, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भारत सरकार की एक बेहद महत्वपूर्ण योजना है। ये योजना गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के साथ ही नवजात शिशुओं के लिए वरदान साबित हो रही है। 2017 में शुरू हुई इस परियोजना ने अब तक करोड़ों माताओं को आर्थिक संबल प्रदान किया है और इस योजना की सफलता में प्रगति प्लेटफॉर्म बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिसके जरिए लगातार इस योजना के कार्यान्वयन पर नजर रखी जा रही है।
PMMVI के तहत पहले बच्चे के लिए मिलने वाला 5,000 रुपया और दूसरे बच्चे के लिए यदि वो बालिका हो तो 6,000 रुपए की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT ने महिलाओं को आर्थिक रूप से काफी मजबूत बनाया है। इस योजना की शुरुआत से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक 4 करोड़ 26 लाख से अधिक लाभार्थियों को कुल 20,060 करोड़ रुपए की मातृत्व सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में दी जा चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस योजना को हम जैसी गर्भवती महिलाओं के लिए यह योजना लागू की। प्रगति प्लेटफॉर्म ने इस योजना की गति और सफलता को काफी तेज किया है, जिसके तहत इस योजना को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इसके तहत 21 मई 2025 से PMMVY के सभी नए नामांकन के लिए फेशियल ऑथेंटिकेशन के जरिए बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए पोषण ट्रैकर में मौजूद फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम FRS का उपयोग किया जा रहा है। जहां ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां UIDAI आधारित आधार फेस RD ऐप के माध्यम से सत्यापन किया जा रहा है। पूरे देश में लागू इस योजना के तहत 31 दिसंबर 2025 तक 24,29,000 लाभार्थियों का नामांकन FRS के जरिए किया जा चुका है। इस योजना के तहत लाभार्थियों तक पहुंचने को आसान बनाने के लिए मंत्रालय ने ड्यू लिस्ट पहल की शुरुआत की है। इसमें पोषण ट्रैकर के डेटा के आधार पर गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं की सूची तैयार की जाती है, जो तय मानदंडों को पूरा करती है। 31 दिसंबर 2025 तक 16,30,000 लाभार्थियों को ड्यू लिस्ट के जरिए योजना से जोड़ा जा चुका है। इसके साथ ही एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली भी शुरू की गई है। PMMVY पोर्टल पर शिकायत दर्ज होते ही लाभार्थी को टिकट नंबर के साथ SMS भेजा जाता है। इसके तहत 3 तरह की शिकायत दर्ज की जा सकती है। पहला PMMVY पोर्टल, दूसरा PMMVY हेल्पलाइन 1515 और तीसरा CPGRAMS के माध्यम से। पहली संतान होने पर मुझे 5,000 का लाभ प्राप्त हुआ और दूसरी संतान यानी लड़की होने पर मुझे 6,000 का लाभ हुआ। तो मैं चाहती हूँ कि ये लाभ जो है वो सारी गर्भवती महिलाओं को मिले। प्रगति प्लेटफॉर्म प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में तकनीक, पारदर्शिता और समयबद्ध सेवाओं के जरिए देश की माताओं को सशक्त बनाने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और आइए अब आपको लिए चलते हैं पर्यटन नगरी मनाली, क्योंकि यहाँ नए साल पर सैलानियों की आमद में लगातार इजाफा हो रहा है। कुल्लू जिले के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर नववर्ष पर करीब 80,000 सैलानियों ने दस्तक दी और पर्यटकों के आने का सिलसिला अभी भी जारी है। बर्फबारी का दीदार करने के लिए पर्यटक सोलंग नाला से अटल टनल होते हुए लाहौल स्पीति का रुख कर रहे हैं। वहीं कुल्लू में रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग पॉइंट पर साहसिक खेलों का भी लुत्फ उठाया जा रहा है। पर्यटकों का कहना है कि कुल्लू मनाली की वादियां उन्हें काफ़ी पसंद आ रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो मनाली में बर्फबारी की उम्मीद लेकर आए थे, लेकिन बर्फबारी ना होने से वो थोड़े से निराश हुए। वहीं प्रशासन द्वारा सोलंग नाला से सुबह 10 बजे के बाद ही वाहनों को अटल टनल होते हुए लाहौल भेजने के साथ ही दोपहर 3 बजे के बाद उन्हें वापस मनाली की ओर रवाना किया जा रहा है, ताकि सड़क पर जमी बर्फ के चलते उन्हें किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। मनाली का वातावरण बहुत ही खूबसूरत है और ठंड भी कोई विशेष अभी है नहीं। नागपुर से तो बहुत बेटर है, नागपुर बहुत गर्म रहता है हमारा महाराष्ट्र में, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। अटल टनल गए जो हमारे पैकेज में नहीं था, उसके आगे गए, फिर हम उसके बाद में हमटा पास करके आए। हमटा पास तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल व्यू है वहाँ पर। मनाली में आके हम अटल टनल गए, अटल टनल क्रॉस किए। अटल टनल क्रॉस करने वहाँ पे हमें पहला जो स्नोफॉल, जो सेकंड दिन का स्नोफॉल हमें देखने को मिला, काफी अच्छा। जो हमने पहली बार जो स्नोफॉल देखा, हमने लाइव देखा हमने अटल टनल के पास। और आंध्र प्रदेश में एक नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाणिज्यिक विमानन सेवाओं के लिए तैयार हो गया है। भोगापुरम में बने इस हवाई अड्डे पर रविवार को विमानों की उड़ान का परीक्षण किया गया, जो पूरी तरह से सफल रहा और जल्द ही यह हवाई अड्डा आम यात्रियों के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करेगा।
आंध्र प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि। भोगापुरम में बन रहे नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सफलतापूर्वक वैलिडेशन फ्लाइट का आयोजन किया गया। ये उड़ान एयर इंडिया के विमान द्वारा संचालित की गई, जो राज्य के नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए एक अहम मील का पत्थर है। इस मौके पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आंध्र प्रदेश सरकार और GMR ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। India is no longer seen as a strong domestic aviation market, but as a global aviation market. That is the vision our Prime Minister has set for us today, and we are going in the right path. And the number of airports that we are launching, every 45 to 50 days we are having one airport launch. Either it's a new airport or it is an airport where we have expanded the capacity, and in the last 18 months itself we have done many. And the most prestigious of them has been the Navi Mumbai airport, which has also been pending for long decades. We have completed that, and very soon we are going to open the Noida Jewar airport also, which is on the verge of completion, and very soon we are going to see the Bhogapuram also launching its operations. So you are seeing how, with a vision to look into the future, we are creating the airports today. इस सफल उड़ान के साथ रनवे, नेविगेशन सिस्टम और अन्य ऑपरेशनल व्यवस्थाओं की जांच पूरी हो गई है, जो DGCA के सभी नियमों के अनुरूप है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि भोगापुरम एयरपोर्ट विकास का बड़ा इंजन बनेगा। इससे कनेक्टिविटी मजबूत होगी, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि विशाखापत्तनम पूर्वी भारत की आर्थिक राजधानी बनने की ओर बढ़ रहा है। Gateway of the East. This is a vision our Chandrababu Naidu garu has for this city, and you would see that in the last 18 months, the way Vizag has been projected internationally, and one biggest example that I want to put here is the $15 billion investment that Google is making. Google has always been situated in the Silicon Valley, and the first investment of this sort they are making outside of Silicon Valley. Not even in the United States, not even in the Americas or the cross Atlantic. They have come all the way to India, they have come all the way to Andhra, they have come all the way to Vishakhapatnam. So the idea of saying Gateway of the East, already people are supporting that idea and people are coming. PPP मॉडल के तहत DBFOT आधार पर विकसित हो रहे ये एयरपोर्ट शुरुआती चरण में हर साल 60 लाख यात्रियों को सेवा देगा, जिसे भविष्य में चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा। परियोजना में एरोसिटी, एविएशन हब और अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल भी शामिल है, जो भोगापुरम एयरपोर्ट को आंध्र प्रदेश का भविष्य का प्रमुख एविएशन गेटवे बनाएगा। वैलिडेशन फ्लाइट की सफलता के साथ भोगापुरम एयरपोर्ट अब व्यावसायिक उड़ानों के और करीब पहुंच गया है। ये ग्रीनफील्ड परियोजना आंध्र प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को नई उड़ान देगी और आर्थिक विकास, पर्यटन और रोजगार को और मजबूत आधार प्रदान करेगी। कैमरा पर्सन अनिकेत दुबे के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आंध्र। अमेरिका और वेनेजुएला में तनाव के चलते संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC ने आज आपात बैठक बुलाई है। राजनयिकों के मुताबिक रूस और चीन के समर्थन से कोलंबिया ने 15 सदस्यीय परिषद की बैठक का अनुरोध किया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनाव को लेकर 2 बार अक्टूबर और दिसंबर में बैठक कर चुके हैं। अमेरिका की इस कार्रवाई को लेकर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की ये कार्रवाई बेहद खतरनाक उदाहरण बन सकती है। वहीं वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद वेनेजुएला नेता निकोलस मादुरो को आज न्यूयॉर्क के मैनहट्टन स्थित फेडरल कोर्ट में पहली बार पेश किया जाएगा। उन पर अमेरिका ने ड्रग तस्करी से जुड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। ये पेशी ऐसे समय में हो रही है जब उनकी गिरफ्तारी की वैधता और राष्ट्रपति इम्यूनिटी को लेकर कानूनी बहस तेज हो रही है। बात खेल की करते हैं। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 के दूसरे संस्करण का आगाज आज से होने जा रहा है। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 के भव्य आयोजन के लिए दादर नगर हवेली और दमन दीव के समुद्र तट पर शानदार आयोजन तैयार है। दूसरे खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में 6 स्पर्धाओं में 1300 से ज्यादा एथलीट हिस्सा लेंगे, जिनमें 25 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ी शामिल होंगे, जिनमें मेजबान दादर और नागर हवेली और दमन और दीव भी शामिल हैं। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का 10 जनवरी तक आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन का उद्देश्य भारत में बीच स्पोर्ट्स संस्कृति को बढ़ावा देना, युवाओं को खेलों से जोड़ना और देश की खेल प्रतिभाओं को एक नया मंच प्रदान करना है।
हर साल 5 जनवरी को मनाया जाने वाला नेशनल बर्ड डे हमें याद दिलाता है कि पक्षी सिर्फ प्रकृति की सुंदरता नहीं बल्कि पूरे प्राकृतिक व्यवस्था का अहम हिस्सा हैं। राजस्थान के बीकानेर का जोड़बीड़ क्षेत्र इसकी एक अनोखी मिसाल है, जो हर साल हजारों प्रवासी पक्षियों का सुरक्षित घर बन जाता है। बीकानेर का जोड़बीड़ क्षेत्र हर साल हजारों प्रवासी पक्षियों का सुरक्षित ठिकाना बनता है। साइबेरिया, मंगोलिया और मध्य एशिया से लंबी दूरी तय कर आने वाले पक्षी सर्दियों के दौरान यहाँ डेरा डालते हैं। अनुकूल मौसम और खुले प्राकृतिक क्षेत्र के कारण ये इलाका उनके लिए उपयुक्त माना जाता है। देखने में बड़े खूबसूरत हैं, संख्या इनकी काफी आती है और अक्टूबर के द्वितीय सप्ताह के बाद में इनका यहाँ आते हैं और मार्च के दूसरे सप्ताह तक यहाँ रहते हैं। उसके बाद में ये ऑफिस चले जाते हैं। मध्य एशिया से आते हैं, सभी उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान वहाँ से आते हैं। जोड़बीड़ वल्चर संरक्षण क्षेत्र के रूप में भी महत्व रखता है। यहाँ मिलने वाली गिद्ध प्रजातियाँ मृत पशुओं को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में मदद करती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ता मानवीय हस्तक्षेप, प्लास्टिक कचरा और आवारा पशु इस प्राकृतिक आवास के लिए चुनौती बन रहे हैं। ऐसे में संरक्षण उपायों को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। बहुत अच्छा कंजर्वेशन हो रहा है। फीडिंग रेगुलरली डाला जाता है। जो डेड एनिमल है उनका कार्कस स्किन निकाल के डाला जाता है, तो बर्ड्स के लिए बहुत इजी हो जाता है खाने के लिए। जब माने स्किन नहीं निकालेंगे तो स्किन एकदम स्टफ हार्ड हो जाएगा, तो इट इज डिफिकल्ट फॉर देम टू टेयर एंड ईट। And the area is also very well protected, so this is a perfect site for conservation of vulture, and the department is doing the perfect work for the conservation. नेशनल बर्ड डे का उद्देश्य पक्षियों और उनके प्राकृतिक आवास के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, जिससे प्रकृति और पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखा जा सके। जोड़बीड़ बीकानेर ये संदेश देता है कि अगर प्रकृति की सुरक्षा सामूहिक प्रयास से हो तो पक्षियों के लिए सुरक्षित आसमान सुनिश्चित किया जा सकता है। जो प्रवासी पक्षी हैं यहाँ पर आते हैं, सर्दी के मौसम में आते हैं और मार्च तक वापस प्रस्थान कर जाते हैं। पर हाँ, आवश्यकता है इनको संरक्षित रखने की। इनके लिए कुछ आवश्यकताएं हैं, इनको ध्यान में रखा जाए कि इनका संरक्षण कैसे हो सके, इन्हें स्ट्रे डॉग से बचाया जा सके। प्रशासन इसके लिए कार्य कर रहा है। यहाँ बर्ड वॉच टावर बने हैं, इनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई है, परंतु इसके साथ साथ ही और भी व्यवस्थाओं की आवश्यकता है। मैं डीडी न्यूज बीकानेर से डॉक्टर मुदिता पोटली, दूरदर्शन न्यूज जयपुर के लिए। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।